Hey everyone, welcome back to our channel. आज की क्लास में we'll be discussing the last topic of nationalism in Europe, which is the story of Balkans. ये आपकी बुक में given है as nationalism and imperialism. ये पूरी स्टोरी आज हम ब्रेक डाउन करेंगे point by point detailed explanation. So let's start. सो बल्कन्स एरिया की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके ये मैप पे ये कहाँ लोकेटेड है एंड ये आपके यूरोप का कौन सा सेक्शन है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ बल्कन्स, जितना भी आपको मैप पे ये कलर्ड एरिया दिख रहा है, ऑल ऑफ दिस इज द बल्कन एम्पायर. अगर आप इसके चलोगे टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड वी हैव रशिया, टुवर्ड्स द सदर्न साइड वी हैव ग्रीस, इसके वेस्टर्न साइड के अंदर आपका आ जाएगा फ्रांस, इटली एट्सेट्रा. एंड बिल्कुल इसके ऊपर अगर आप देखोगे वी हैव द ऑस्ट्रो एंड हंगेरियन एम्पायर जो आपका हैब्सबर्ग एम्पायर था. नाउ इस रीजन की स्टोरी कुछ ऐसी है कि दिस एंटायर रीजन इज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोमन एम्पायर. अगर हम अपनी स्टोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करें तो यू वुड रिमेंबर कि ऑटोमन एम्पायर का हमने लास्ट मेंशन करा था इन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल गई थी फ्रॉम दैट एम्पायर इन द ईयर 1832. लेकिन बाकी जो रीजन हम अभी देख पा रहे हैं लाइक क्रोएशिया, लाइक बॉस्निया हर्जगोविना, लाइक सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, रोमेनिया, बल्गेरिया, इनमें से किसी को भी उनसे इंडिपेंडेंस नहीं मिली है. विच मीन्स ये पूरा ही जो एम्पायर है उसको आपका एक सेक्शन कंट्रोल कर रहा है एंड दैट इज एन ऑटोमन एम्पायर विच वॉज अ मुस्लिम एम्पायर. पहली चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि 1871 से अगर आपके यूरोप में किसी भी एरिया में एक्सट्रीम टेंशन चल रही है देन दैट वाज द बल्कन रीजन. एंड ये एक्सट्रीम टेंशन के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के अंदर वेयर दे आस्क यू टू रिकॉग्नाइज कि वो कौन सा रीजन था जहाँ पे कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन द एरियाज. तो द आंसर इज बल्कन्स. यहाँ पे अब वेरिएशन बड़ी तरह की है, जियोग्राफिकल भी है एंड एथनिक भी है. जियोग्राफिकल का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एरिया द काइंड ऑफ रिलीफ, अब आप प्लेन्स पे हो, माउंटेन्स पे हो, बीच में कोई ओशन या सी है कि नहीं है. एंड एथनिक का मतलब होता है कि हिस्ट्री एंड कल्चरल बैकग्राउंड क्या है. एरियाज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही सारे एरियाज यहाँ पे मैंशनड है लाइक रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दिस ब्रोक फ्री. देन आपका आता है मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनीग्रो. एंड लाइक वी डिस्कस्ड ये सारा रीजन जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोमन एम्पायर. नाउ इस एरिया को हम बुला रहे हैं एक्सप्लोसिव. एक्सप्लोसिव का मतलब होता है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई वॉर चल रही है, देयर इज सम काइंड ऑफ अनरेस्ट, लोग हमेशा लड़ते ही रहते हैं. एंड इसके दो मेन रीजंस है. पहली चीज कि हमारा नेशनलिज्म चल रहा है एंड दूसरा इज डिसइंटीग्रेशन. वन बाय वन डिस्कस करेंगे. आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे बहुत सारे जो आर्टिस्ट्स एंड पोएट्स हैं वो कह रही है कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, अपना कल्चर यूज़ करना चाहिए, अपनी हिस्ट्री को याद करना चाहिए. तो ये आपकी फीलिंग्स कॉन्स्टेंटली इमर्ज हो रही है एंड इसको इनकरेज कौन कर रहा है, आपके आर्टिस्ट वगैरह कर रहे हैं. दूसरा आपका पॉइंट आता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जिसका एक एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड दैट इज योर ग्रीस. मतलब ये हुआ कि वो एरिया में लोग कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं कि हमें क्या मिल जाए, बस इंडिपेंडेंस, एंड ग्रीस ऑलरेडी इसमें सक्सेसफुल हो चुका है. अब नेचुरल सी बात है जब एक एरिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा बाकी सबको मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, तो वो सब भी ट्राई कर रहे हैं कि हम भी क्या हो जाए, बिल्कुल फ्री. ये दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं एंड दैट इज मेकिंग द रीजन एक्सप्लोसिव. एंड बाय एक्सप्लोसिव वी मीन कॉन्स्टेंट फाइट्स. नाउ ऑटोमन एम्पायर बेचारा वो तो मजबूर है बिकॉज उनको रियलाइज हो रहा है कि भाई सब लोग हमसे अलग होना चाह रहे हैं, तो वो अपने आप को इकट्ठा रखने का ट्राई कर रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई कर रहा है. हाउ? बाय गिविंग सम मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि चलो अगर मैं आपको हल्का सा ऑप्रेस कर रही हूँ, मैं आपसे टैक्स वगैरह ले रही हूँ, तो मैं वो करने बंद कर दूंगी, मैं अपनी आर्मी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लूँगी, मैं आप सबके रेवोल्यूशंस ना हो इसलिए मैं आपकी कुछ मांगे पूरी कर दूंगी. तो मैं ये सारा कुछ ट्राई कर रही हूँ लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है बिकॉज लोगों के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है चीज की, टू गेट देयर फ्रीडम. सारे जो आपके नेशनलिस्ट है, नेशनैलिटीज है, नेशनैलिटीज कौन सी हो गई, ये सारे एरियाज की, ये एक एक करके अपनी क्या लिए जा रही हैं, इंडिपेंडेंस. आई होप यहां तक स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन जहां हम बात करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स की. सो लेट्स स्टार्ट. अब नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है नेशनलिज्म अलोंग विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914. पहली चीज़, ये क्वेश्चन आपका बहुत आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो इसको 3 मार्क कैटेगरी के अंदर, जिसमें आपको पहला बैकग्राउंड इतना नहीं देना है बल्कि आपको ये दो टर्म्स को मेन एक्सप्लेन करना है. वन बाय वन शुरू करते हैं. नेशनलिज्म का मतलब हुआ कि भाई हम लोगों के अंदर एक यूनिटी क्रिएट हो रही है, पेट्रियाटिज्म आ रहा है जिसके अंदर मुझे अपनी कंट्री के लिए फाइट करने के लिए मोटिवेशन मिल रही है. दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म. व्हेन वी टॉक अबाउट इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म का सिंपल शब्दों में मतलब होता है कि एक कंट्री किसी और को अपना कॉलोनी बनाना चाहती है. केस इन पॉइंट एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया किसका कॉलोनी था,
ब्रिटेन का। तो हम काफ़ी बार ब्रिटिश को बोलते हैं इम्पीरियल ब्रिटिश रूल। क्यों? बिकॉज वो सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहे थे रिसोर्सेज के लिए, आर्मी के लिए, एट्सेट्रा। तो हमारे पास दो चीज़ें कंबाइन हो रही थी। पहली चीज़ कि बल्कन के जो आपके सारे लोग हैं उनके बीच में क्या शुरू हो रहा है, काफ़ी नेशनलिज्म, विच मीन्स उनके अंदर से एक मोटिवेशन है कि हमें फ्रीडम चाहिए, तो इस चक्कर में आपकी फाइट्स हो रही हैं। दूसरी चीज़ होती है कि भाई बाकी कंट्रीज भी हमारा हिस्सा लेने के लिए क्या कर रही हैं, आपस में लड़ रही हैं, तो उनकी तरफ से हमें और एडिशनल फाइट्स देखनी पड़ रही हैं। एंड ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर आपका 1914 के अंदर हुई थी वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें पूरे यूरोप के अंदर बेसिकली पावर, एरिया, मिलिट्री, पैसा, इस सब के लिए लड़ाई हुई थी। तो इस वर्ल्ड वॉर के अंदर बल्कन रीजन का ब्रेकडाउन होना वाज अ वेरी बिग रीजन। शुरू करते हैं एक एक करके, नेशनलिज्म स्टार्ट करेंगे। नेशनलिज्म के अंदर हम कहते हैं कि जितने भी आपके बल्कन रीजन के लोग थे इनको हम बुलाते हैं स्लैव्स, इनको बोलते हैं स्लैविक नेशनैलिटीज। तो ये सारे जो स्लैव्स थे ये कहते थे कि भाई हमारे पास ना हिस्टोरिक प्रूफ है, पुराने ज़माने के प्रूफ है कि हम एक ज़माने में क्या हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट थे। एंड सब्जुगेटेड का मतलब क्या हुआ कि हम जब इंडिपेंडेंट थे, बाहर के लोग आए थे, हम पे कब्जा करा था और हमारी इंडिपेंडेंस उससे चली गई थी। सो हमारी मेन डिमांड क्या है कि जो इंडिपेंडेंस हमें इतने सालों से नहीं मिली है वो अब हमें वापस चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आपको एक एम्पायर इतने सालों से रूल कर रहा है, कम से कम 500 साल हो गया आप किसी और के अंडर रहते हुए, तो आपके अंदर की जो कॉमननेस है, आपका एक्चुअल कल्चर, हिस्ट्री, वो ऑब्वियसली थोड़ी फेड अवे हो जाएगी। सो इन लोगों के अंदर शिद्दत तो पूरी थी कि हमें लड़ाई करनी है, बट द प्रॉब्लम वाज किस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, हम कहाँ से आते हैं, हमारी हिस्ट्री कहाँ है, वो इनको इतना खुद ही नहीं पता था। विच इज़ वाई ये अपनी आइडेंटिटी, हम एग्जैक्टली चाहते क्या है, उसको डिफाइन करने में इनको क्या हो रही थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम। प्लस लाइक वी जस्ट डिस्कस्ड, आपके जो बल्कन एरिया है वहाँ पे बहुत सारी आपकी टेरिटरीज थी जो हमने डिस्कस करी, लाइक स्लोवेनिया, स्लोवैक्स, क्रोएशिया एट्सेट्रा। ये सारे आपस में ही यूनाइटेड नहीं थे। एंड द प्रॉब्लम वाज इनके अपने बीच में इतनी जेलसी थी कि ये चाहते हैं कि भाई मेरा एरिया बढ़ जाए और सामने वाले का कम हो जाए। सो दे वांटेड मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, मतलब मेरा फायदा हो जाए, सामने वाले का नुकसान हो जाए। सो दिस एंटायर थिंग टॉक्स अबाउट नेशनलिज्म, कि बल्कन के लोगों के अंदर क्या है, देयर इज एन इंटरनल फाइट। आई होप आई एम क्लियर। ये जो नेशनलिज्म वाला पॉइंट है, इट सिंपली टॉक्स अबाउट कि बल्कन का रीजन अपने आपस में ही लड़े जा रहा है क्योंकि उनको ऑटोमन एम्पायर से फ्रीडम चाहिए। दूसरे सेक्शन पे जब हम आते हैं इम्पीरियलिज्म, नाउ वी ऑलरेडी नो कि हमारे बहुत सारे एरियाज हैं, लाइक वी हैव रशिया, जर्मन, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी हमने पढ़ा, बहुत पावरफुल था। तो ये सारे एरियाज क्योंकि अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, इनको ना अपनी बेसिकली आप कह सकते हो शो ऑफ करना है, इनको दिखाना है कि हमारे पास बहुत पावर है, पैसा है। इनकी चीज़ अंदर क्या चल रही है, पावर राइवलरी। राइवलरी का मतलब क्या होता है, सम काइंड ऑफ एनिमिटी, कोई आप कह सकते हो दुश्मनी चल रही है इन चारों एरियाज के बीच में। एंड इस कंपटीशन किस चीज़ का हो रहा है कि भाई कौन ट्रेड ज़्यादा करेगा, किसके पास ज़्यादा टेरिटरीज हैं, किसकी मिलिट्री स्ट्रांग है, किसकी आपकी नेवी स्ट्रांग है। एंड इस चक्कर में हमें क्या लग रहा है कि जो आपका एरिया बल्कन्स का है, जो ऑलरेडी इतना अनस्टेबल है, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऑब्वियसली वो बहुत वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब वहाँ पे कब्जा करना बहुत ही आसान होगा। तो ये सारे जो एरियाज़ है वो बल्कन रीजन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। सो एक तो हो गई बल्कन की इंटरनल स्ट्रगल, दूसरा जो इम्पीरियलिज्म है वो आपका बेसिकली उनकी एक्सटर्नल स्ट्रगल के बारे में बात कर रहा है कि बाहर के लोग भी इनके पीछे लड़ाई कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली जब इतनी सीरीज ऑफ लड़ाइयाँ होंगी, इवेंचुअली क्या होगा, ये वॉर थोड़ी बड़े स्केल पे हो जाएगी, ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो दिस लेड टू योर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914। ये वही डिजास्टर है जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कि भाई नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म से डिजास्टर कैसे हुआ। सो वी हैड टू काइंड ऑफ फाइट्स, वन वाज इंटरनल, द सेकंड वन वाज एक्सटर्नल। एंड क्योंकि इतनी सारी लड़ाइयाँ हैं, इवेंचुअली आपकी क्या हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आई होप दिस एंटायर स्टोरी वाज क्लियर। सो ये आपकी कहानी थी बल्कन रीजन की। In case you want clarification for any other section of this chapter, unifications, France, Italy, Germany, कुछ भी, तो please let me know in the comments and I'll definitely plan a video for that. Thank you for watching. All the best for your exams. I'll see you in the next one.